प्लेट से। यहाँ से नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मेरे सामने ये जो मशीन है इसे तकनीकी भाषा में रोबोट कहते हैं, और जिस भी भाषा में आप कहना चाहें ये रोबोट ही है। हम आपको यहाँ ले आए हैं कि अगर आप इंटरनेट पे सर्च करें तो पूरी दुनिया में इस वक्त ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक की बात हो रही है कि किस तरह से ये रोबोट हमारे उत्पादन प्रणाली को बदलने जा रहे हैं। हो सकता है कि हमारी जीवन शैली और हमारे काम करने की जो दक्षता है, जो शैलियां हैं और जो पढ़ाई है, उन सब पर भी असर होने जा रहा है। समस्या ये है कि हम इन बदलावों के बारे में चर्चा कम कर रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया में इसे लेकर तूफान आया हुआ है। आप भारत में ही आईटी सेक्टर को देखें तो कोई खास चुनौती नहीं आई उसके सामने, लेकिन सिर्फ ऑटोमेशन या रोबोटिक के आने से आईटी सेक्टर में अब कहा जा रहा है कि अगले 4 से 5 साल में जितने लोग काम कर रहे हैं वो बाहर कर दिए जा सकते हैं, या फिर वो जिनको उस काम के मैदान में बने रहना है उन्हें नई तरह की टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी। नई तरह की टेक्नोलॉजी क्या हो सकता है कि आप ये बनाने लगें, इसे संचालित करने या इसकी कार्य क्षमता बढ़ाने के तरीकों के बारे में आप सोचने लगें, जो मैं साधारण तरीके से समझता हूं। पर यह विषय अब काफ़ी विशालकाय और बहुत जटिल भी होता जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा आईटी सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, सब जगह अलग अलग रूप में, बल्कि हमारे मीडिया में भी, शेयर मार्केट में भी, वकीलों के यहाँ भी अब कंप्यूटर में तरह तरह के रोबोट आ रहे हैं जो संपादकीय क्षमता से लेकर कानून के प्रावधानों को पढ़ने में सक्षम हैं। वो तो मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं आपको ग्रेटर नोएडा के पीपीएपी ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड में लाया हूं। ये एक काफ़ी प्रतिष्ठित कंपनी है जो ऑटोमोबाइल, जो गाड़ियां हम खरीदते हैं उसके पार्ट्स बनाती है। ज़्यादातर होंडा की पार्ट्स बनाती है और मारुति के भी इसमें यहाँ पर पार्ट्स बनते हैं। तो ये दिखता है, इसलिए हम आपको ले आए ताकि आपको पता चले कि इस तकनीकी बदलाव से आपके देश में, अर्थव्यवस्था में क्या क्या असर पड़ने वाला है। आप ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है अभी इसके बारे में चिंता करने की, लेकिन फिर मैं इंटरनेट का ही सहारा ले सकता हूँ। चीन तो जा नहीं सकता। वहाँ मैंने देखा पढ़ते हुए कि चीन में रोबोट बनाने वाली करीब 3000 कंपनियाँ आ गई हैं, और अब उनमें से आधे के बंद होने की भविष्यवाणी भी हो रही है। वहाँ की सरकार के पास पंचवर्षीय योजना है कि हम 2020 तक 10 लाख रोबोट का उत्पादन करेंगे। और एक और तुलना पढ़ने को मेरे नज़र से गुजरी है कि दक्षिण कोरिया में 10,000 जहां पर लोग वर्कफोर्स जिसे कहते हैं 10,000 लोग काम करते हैं, तो उन 10,000 लोगों पर अब 531 रोबोट आ गए हैं। जर्मनी में 10,000 पे 301 रोबोट आ गए हैं, और चीन में 10,000 पे 49 रोबोट आ गए हैं। भारत के बारे में ऐसा आंकड़ा नहीं है, लेकिन एक शुरुआती बात तो हो ही रही है। आप बड़ी बड़ी कंपनियों में जाएं तो हम पीपीएपी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें हिंदी के दर्शकों के लिए अपने प्लांट को, अपने रोबोट को दिखाने का मौका दिया, जिससे हम लोग समझ सकें, क्योंकि हमारे प्रदेश के बच्चे ज़्यादातर इंजीनियरिंग में आ रहे हैं और उन्हें पता होना चाहिए कि आगे जाकर वो किस तरह का इंजीनियर बनने वाले हैं। एक तरफ चीन है जहाँ पर 10-10 लाख अगले 2-3 साल में रोबोट बनाने का, मतलब लोगों को हटाकर उसकी जगह काम करने की तैयारी हो रही है। दूसरी तरफ हमें पब्लिक की चर्चाओं में पता ही नहीं है। तो हम स्वागत करते हैं, हमारे साथ अजय जैन साहब हैं। आप चेयरमैन हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आप पीपीएपी के, और हमारे साथ एक पत्रकार हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के अजय मोदी। और अजय ने बहुत सीरीज़ लिखी है इस रोबोट को लेकर, ऑटोमोबाइल सेक्टर में किस तरह से बदलाव आ रहा है। तो ये जितनी जगह जा सकते हैं, शायद हम टीवी वालों को उतना एक्सेस नहीं होगा, तो अजय और बेहतर तरीके से बता सकेंगे। अगले आधे घंटे में हम चर्चा करेंगे कि इस रोबोटिक बदलाव से हमारे जो काम करने की जो भी तस्वीरें हैं उसमें क्या बदलाव आने वाला है। तो अजय साहब, मैं आपसे, 2 अजय हैं, तो मैं सर आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने रोबोट की तरफ जाने का, जब ये सारे अगर रोबोट तरफ जाने का ये दबाव कहाँ से आया? ये इंडस्ट्री से आया या आप समय से पहले आप इसको ले आए कि शायद दुनिया इसी रास्ते में जाएगी? एक तो ऐसा है कि दुनिया इसी रास्ते पे जा रही है, और दूसरी तरफ हमारे पास कस्टमर का बहुत ज़्यादा दबाव है
कि ज़ीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट देने के लिए। हाँ तो ज़ीरो डिफेक्ट के लिए हमारे को क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अगर हम रोबोट लगा देते हैं तो रोबोट से रिपीटेबिलिटी 100% आती है, और जहाँ इंसान काम कर रहा है वहाँ पे इंसान आइए, के हाँ। कार्य करने में कुछ कमी आ सकती है। हाँ तो रोबोट की रिलायबिलिटी इंसान के कार्य की रिलायबिलिटी से बेहतर है। तो ये सारी जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ आज आपके इस फैक्ट्री प्लांट में कितना प्रतिशत काम अब रोबोट से होता है और अब जो होने लगा है जो पहले आदमी से होता था? आज के दिन जितनी भी हमारी मशीन हैं हाँ सारी रोबोट्स के ऊपर चल रही हैं। पहले हाँ। ये सारी मशीनें आदमी चलाते थे, अच्छा पर अब जब से हमने रोबोट के ऊपर दिया है हाँ तो हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ गई है, हाँ हमारी क्वालिटी में इजाफा हो गया है, हाँ हमारे मशीन के ब्रेकडाउन कमती हो गए हैं, अच्छा और ओवरऑल बड़ा स्मूथ ऑपरेशन हो गया है रोबोट के लगाने से। तो रोबोट के लगाने से आप मुझे ये भी बताइए कि जो फैक्ट्री का स्पेस है वो भी अब पहले से कम ज़रूरत पड़ेगा, वो भी हाँ, कम हो जाएगा? अभी जो करंट लेआउट है इसमें तो हमारा वो फर्क नहीं आया, पर हाँ। रोबोट के लगाने से स्पेस में काफ़ी सेविंग है। अच्छा, जैसे आप मुझे बता सकते हैं क्या ये भी क्या रोबोट ही है ये जो कर रहा है? हाँ ये पिक एंड प्लेस रोबोट है। अच्छा, पिक एंड प्लेस से रोबोट कहते हैं इसको। अच्छा ओ, तो इसके लगने से पहले आदमी हाँ। जो है एक एक पीस से मोल्ड में से निकलता था, हाँ। तो मोल्ड के अंदर जाता था, फिर हाँ। उसको निकालता था, फिर उसको टेबल पे रखता था। हाँ। अब ये रोबोट ही अंदर चला जाता है मोल्ड के, वहाँ से पीस उठाता है और वो टेबल पे रख देता है। पहले जब आदमी मशीन के अंदर जा रहा है हाँ तो एक्सीडेंट होने का चांस हो सकता था कि कभी उसने प्रिकॉशन नहीं लिए तो उसका मशीन में हाथ आ गया, मोल्ड के अंदर हाथ आ गया, या कोई भी किसी भी प्रकार की त्रुटि हो गई। पर ये इस मशीन के आने से पहले यहाँ पर कितने लोग काम करते होंगे? यहाँ पे 2 आदमी और थे, हाँ तो 2 आदमियों को इसने रिप्लेस करा और 3 शिफ्ट में 6 आदमी रिप्लेस हो गए। इस एक मशीन से 6 आदमी रिप्लेस हो गए। लेकिन ये मशीन भी तो महंगी होगी ना? ये करीबन 12 लाख रुपए की मशीन है, हाँ और हमारा 4 साल में इसका पे आउट आ जाता है। 4 साल में इसकी लागत निकल जाती है जी। एक मजाक में लोग कह रहे थे कि अगर रोबोट ले आए तो आप उसको बोनस भी नहीं देना पड़ेगा और हाँ, इसका बोनस- लाइफ इंश्योरेंस भी नहीं कराना पड़ेगा। पहली बात तो रोबोट को नेचर कॉल होती नहीं है, तो वो टाइम की सेविंग है। लंच आवर भी नहीं है इसका। उसका लंच भी नहीं देते हम इसको। ये बीमार भी नहीं पड़ेगा। हाँ ये बीमार भी नहीं पड़ेगा। ये बीमार भी नहीं पड़ेगा और इसको वो साल में जो 20 दिन की छुट्टी है वो भी नहीं देनी पड़ेगी। और ना ये फरमाइश करता कोई। कोई और प्रोटेस्ट भी नहीं करेगा आप इसको? कोई प्रोटेस्ट नहीं है, बहुत ही सीधा साधारण स्वभाव का है और कहना मानता है। हाँ। जैसा हम इनको बोल देते हैं उसी कहने के हिसाब से काम करता है। अजय साहब, आप तो दुनिया घूमते होंगे, दुनिया की फैक्ट्रियां देखते होंगे। आपने ऐसी भी कोई फैक्ट्री देखी कि जहां अब आदमी नहीं है और या उसका 70 से 80% हिस्सा अब सिर्फ रोबोट के ज़रिए हो रहा है? काफ़ी फैक्ट्रियाँ ग्लोबली ऐसी हैं हाँ। कि जहाँ पे कि मतलब अगर हम नॉन रोबोटिक ऑपरेशन लें तो हो सकता है 1000 आदमी चाहिए, हाँ पर उन्होंने सिर्फ 10 आदमी से काम कर रहे हैं। तो या तो वहाँ पे रोबोट्स काम कर रहे हैं या ऑटोमेटिक गाइडेड व्हीकल्स हैं। तो रोबोट ने जैसे माल निकाला तो हाँ। वो फिर यहाँ पे डाल दिया उसने बॉक्स हाँ। में, तो बॉक्स को एक व्हीकल आएगी जो ऑटोमेटिक गाइडेड व्हीकल है, वो उठाएगी और वो स्टोर में ले जाएगी। जैसे अभी यहाँ तक तो आपने रोबोट लगा दिया है, लेकिन ये जो डब्बा पैक हो गया है इसको ले जाने के लिए अभी आपका बाकी है एक प्रोसेस, है ना? ऑटोमेटिक गाइडेड व्हीकल होती है, वो कोई ज़्यादा महंगी नहीं होती, तो वो जो है इसको ले जाके स्टोर में ले जाके रखते हैं। अगर वो लगा दें तो फिर ये 2 लोगों की भी ज़रूरत हाँ, नहीं ये रहेगी। भी खत्म। ये भी ख़त्म हो जाएगी। अजय मोदी साहब हमारे पत्रकार हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के, मोहम्मद साहब। आपने कई सीरीज़ लिखी है और आपके ही रिपोर्ट को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि आप सही व्यक्ति हो सकते हैं, क्योंकि आपने कई फैक्ट्री को विज़िट किया है, ऑटोमोबाइल सेक्टर को। आप ही थोड़ा सा बताइए कि क्या स्थिति है आज से और 2 साल पहले के ऑटोमोबाइल सेक्टर में ये रोबोटिक के कंपैरिजन में। तो ऐसा है कि रोबोट का जो यूज़ है ये कुछ टाइम से चला जा रहा है। ये ऐसा नहीं कि लास्ट 2 सालों में ये बढ़ गया है। हाँ पर
अगर हम ट्रेंड देखें तो हर साल कंपनीज ज़्यादा से ज़्यादा रोबोट्स जहाँ भी पॉसिबल है ऐड कर रही है। क्योंकि जैसे हमने पीछे देखा था मारुति के मानेसर प्लांट में काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स हुए थे, प्लांट को काफ़ी डैमेज किया था लेबर्स ने। तो ये सब चीज़ों के बैकड्रॉप में कंपनीज का रियलाइजेशन है कि जहाँ तक डिपेंडेंस लेबर मैन पावर पे कम किया जा सके वो उनके इंटरेस्ट में अच्छा है। और अब ऐसा हो रहा है कि पुराने जो प्लांट्स है वहाँ पे इतना पॉसिबल नहीं है ऑटोमेशन करना, रोबोट्स को ला करके लगाना, क्योंकि वो प्लांट का जो नेचर है उसको पूरा फिर आपको वापस से रीसेटल करना पड़ेगा। पर जो नए जो प्लांट्स जो आ रहे हैं उसमें काफ़ी डिग्री तक रोबोटाइजेशन हाई है। जैसे फोर्ड की बात करें, फोर्ड एक अमेरिकन कंपनी है जो इंडिया में ऑपरेट करती है, 2 प्लांट्स हैं उनके। एक चेन्नई में है जो पुरानी प्लांट है और एक गुजरात में है। गुजरात की प्लांट 2015 में उनकी बन गई थी। चेन्नई प्लांट में उनके सिर्फ 100 रोबोट्स हैं, गुजरात प्लांट में उनके 500 रोबोट हैं। तो आप देख रहे हैं कि कैसे जो स्केल है ऑटोमेशन का जहाँ पे भी संभव हो पा रहा है लोग कर रहे हैं। तो एक कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अगर आप जाओगे आज के दिन में तो वेल्डिंग का जो सारा ऑपरेशन है ऑलमोस्ट 100% ह्यूमन इंटरवेंशन 0 है और कोई आदमी काम नहीं कर रहा है। वो बैरिकेड्स लगे हुए हैं और रोबोट्स अंदर काम कर रहे हैं। आदमियों का जो वर्कर्स का जो शिफ्ट होता है हर 8-8 घंटे में दिन में 3 बार ही चेंज होता है, पर रोबोट्स का कोई शिफ्ट चेंज नहीं होता। रोबोट्स बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी थकावट के आपको 24 घंटे प्रोडक्टिविटी देते हैं। तो कुल मिलाकर के एक विनिंग प्रोपोजिशन है कंपनीज के लिए भी रोबोटाइजेशन से। मैं यही दिखा रहा था मोहम्मद साहब को कि यहाँ रोबोट चल रहा है, बिना अनुमति के प्रवेश वर्जित है और कृपया उचित दूरी बनाए रखें। ये वेल्डिंग रोबोट है जिसमें अलग अलग पार्टों को आपस में अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग से जोड़ा जाता है और पूरा कंप्लीट डोर लाइनिंग तैयार होता है। जो दरवाजा होता है पूरा अमेज गाड़ी का स्टैंड दरवाजा बन रहा है। अच्छा, ये जो होंडा अमेज है उसकी गाड़ी के भीतर दरवाजे के भीतर का हिस्सा आप बना। तो यहाँ भी मैन पावर सेविंग हुआ है। यहाँ भी मैन पावर सेविंग हुआ है। पर अजय जी, मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि एक सामान्य रूप से ये रोबोट आते कहाँ से हैं, कहाँ से लाते हैं आप? ये जापान, ताइवान, चाइना, कोरिया, ये 4 जगह काफ़ी फेमस हैं और इनके क्वालिटी और कॉम्पिटिटिवनेस काफ़ी अच्छी है। पर जिस तरह से एक आदमी, एक ह्यूमन टच है, इसकी पूरी संभावना अब समाप्त हो जाएगी गाड़ी के निर्माण में। अभी जो इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट हो रहा है कि जहाँ पे इंसान की ज़रूरत नहीं है वहाँ रोबोट होना चाहिए और जहाँ रोबोट काम नहीं कर सकता वहाँ इंसान चाहिए। तो उस तरह से दुनिया बदल रही है, उसी लाइंस पे हम चेंज हो रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे भी हमारे यहाँ रोबोट काम कर सकता है तो वहाँ पे हम रोबोटाइजेशन कर रहे हैं। ये जो मशीन है, इस मशीन के जगह पहले अगर लोग होंगे तो यहाँ पर कितने लोग काम करते होंगे? यहाँ पे 4 आदमी काम करेंगे। 4 आदमी काम करते थे पर ये खतरनाक जगह है। यहाँ पे आदमी अगर काम करेगा तो उसको डेंजर है सेहत का। अच्छा। कोई हाई एक्सीडेंट प्रोन जगह है ये। पर जब से हमने रोबोट लगाया कोई एक्सीडेंट नहीं है। तो काफ़ी जगह जो है जहाँ पे एक्सीडेंट का स्कोप है, आदमी जरा सी त्रुटि कर ले और उससे एक हादसा हो जाए तो वहाँ पे रोबोट का होना तो अनिवार्य है। क्या हम समझें कि जो फैक्ट्री का जो स्पेस होता है, पहले फैक्ट्री की कैसी तस्वीर होती थी? आप फिल्में भी देखें तो सैकड़ों लोग मजदूर लंच बॉक्स लिए चले आ रहे हैं फैक्ट्री में काम करने के लिए, और फिर वो एक असेंबली लाइन प्रोडक्शन आया, वो भी उसमें भी टेक्नोलॉजी है, बिना टेक्नोलॉजी के तो कोई फैक्ट्री है नहीं। पर अब ऐसी टेक्नोलॉजी आई कि जैसे अब लोगों की ज़रूरत नहीं है, अब वो फैक्ट्री में आदमी रहेगा, फैक्ट्री भीतर से खुलेगी, भीतर से बंद हो जाएगी, कोई बाहर से नहीं आएगा। अभी इशू क्या है कि सारे जो ये ऑपरेशन है सारे ग्लोबलाइज हो गए। आज हमारे ऊपर ग्लोबल प्रेशर है प्राइसिंग का, ग्लोबल प्राइसेस हमारे को कस्टमर देता है, ग्लोबल क्वालिटी चाहता है, ग्लोबल प्रोडक्टिविटी चाहता है, हमारे फैक्ट्रीज में भी ग्लोबल स्टैंडर्ड चाहते हैं। तो हमारे को उसको मैच करना है। तो मैच करने के लिए हमारे को इतना ज़्यादा प्रेशर है क्वालिटी अच्छी देने के लिए, प्रोडक्टिविटी अच्छी देने के लिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देने के लिए, तो हमारे को रोबोटिक पे जाना मजबूरी है हमारी। नहीं जाएंगे तो आप टिकेंगे नहीं, इस बिजनेस से बाहर हो जाएंगे। तो अगर हमारी क्वालिटी की प्रॉब्लम आ गई तो कस्टमर कहेगा भाई आपकी तो क्वालिटी की प्रॉब्लम आती है, हम आपसे माल नहीं लेंगे। अभी कस्टमर 0 ppm की बात करता है। 0 ppm मतलब 0 डिफेक्टिव पार्ट्स पर मिलियन।
अच्छा। अगर हम लोग जैसे 2 लाख पीसेस रोज के देते हैं कस्टमर को, अगर इसमें हमने एक भी पीस किसी भी कस्टमर को दे दिया गलत, तो वो फिर हमारे को अगली बार बोलेगा कि भाई मैं सोचूंगा आपको काम देना है नहीं देना। तो आजकल इतना ज़बरदस्त कस्टमर का प्रेशर है कि हम लोगों को एकदम टोस पे रहना पड़ता है और हमें ज़ीरो डिफेक्ट के ऊपर ही काम करना पड़ता है। एक 1811 में ब्रिटेन के यूरोप में मतलब जब टेक्नोलॉजी टेक्सटाइल फैक्ट्री में आ रही थी तो लडाइट मूवमेंट चला था कि लोग मशीनों को ही तोड़ने लगे थे। हमने एक फोबिया देखा कंप्यूटर का कि कंप्यूटर आएगा तो नौकरी खा जाएगा, लेकिन हमको लगता है कि हम टेक्नोलॉजी में इतना रच बस गए हैं कि रोबोट को लेकर अब उतना डर नहीं है। लोगों को नई जानकारी हो सकती है, एक और बात है, पर मैं देख रहा हूँ कि दुनिया भर में, अमेरिका में ही एक रिपोर्ट पढ़ रहा था रिसर्च के दौरान कि वहाँ अगले 3-4 साल में लगभग 47% जो वर्कफोर्स है, जो मजदूर हैं, वो गायब हो जाएंगे, काम से हटा दिया जाएंगे। वो कहाँ जाएंगे वो तो अलग बात है, लेकिन अभी वो गायब हो जाएंगे। तो इस तरह का डर नहीं है या हमारे पास सूचना नहीं है कि क्या होने वाला है? नहीं, अगर हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो एक बार मैं जैन साहब ने जो अभी कहा कि कंपटीशन बहुत है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज से 30-40 साल पहले देश में सिर्फ एम्बेसडर या ऐसे फिएट 2-3 ब्रांड की गाड़ियाँ बिकती थी। आज आप मार्केट में जाओ 2 दर्जन से ज़्यादा गाड़ियों के ब्रांड्स हैं, जिसमें से कि तकरीबन 80-90% सारे मल्टीनेशनल्स हैं। तो आज के डेट में जो कम्पीट नहीं करेगा, जो अच्छी क्वालिटी नहीं देगा, तो उसका प्रोडक्ट बिकना बहुत मुश्किल है। तो आपको क्वालिटी में कम्पीट करना है, आपको प्राइस में कम्पीट करना है, क्योंकि आप अब ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुस्तान मोटर एम्बेसडर बना रही है, आपको लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत। आज के दिन में आप मार्केट में जाओ, आपको 25 ब्रांड, अनगिनत मॉडल, 100 से ज़्यादा मॉडल आपको गाड़ियाँ मार्केट में मिलेगी। तो अगर आप वो क्वालिटी नहीं दोगे तो आपकी प्रोडक्ट्स को लेगा नहीं। सेकेंडली, आपने जो जॉब की जो बात करी है, तो ये बात सच है, जैन साहब ने भी बताया, आने वाले दिनों में जो जॉब का जो एडिशन स्कोप है विद इन दी प्लांट के अंदर जो जॉब एडिशन का स्कोप है वो धीरे धीरे घटता रहेगा। हम जैसे आपने कहा कि एक कंपनी ने 500 रोबोट लगाए हैं, तो अगर 6 लोगों के हिसाब से अगर जोड़ लें 3 शिफ्ट का, तो लगभग 3000 लोगों की संभावना बाहर हो जाती है, मतलब फैक्ट्री के भीतर से। वो अब बाहर वो कुछ और भी करें, तो ये धारणा अब बदल जाएगी अजय जी की अगर कोई फैक्ट्री हमारे इलाके में खुलेगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। नहीं, वो तो अब कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अभी तो जो नया ट्रेंड है वो सारा है ऑटोमेटेड फैक्ट्रीज का। तो सारे दुनिया भर में जो नई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो ऑटोमेटेड फैक्ट्रीज में हो रही है और मैनलेस फैक्ट्रीज में हो रही है। तो इस तरह से सारा जो नया एवोल्यूशन हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग का, वो सारा ऑटोमेटिक रोबोटिक्स के ऊपर जा रहा है। तो एक चीज़ बताइए कि हो सकता है कि आपके सेक्टर में हो रहा है, आईटी सेक्टर में हो रहा है, लेकिन क्या जैसे मैं चीन के बारे में पढ़ रहा था कि वहाँ की सरकार ने पंचवर्षीय योजना कुछ बना रखी है कि हमें 2020 तक 10 लाख रोबोट बना देने हैं, इस तरह के मशीन, और 2016 में उन्होंने 90,000 रोबोट लगाए हैं अपनी फैक्ट्रियों के भीतर में। क्या हमारे यहाँ ऐसी नीति है क्या, ऐसे कोई, या हम लोगों को पता है, या इंडिविजुअल आप कर रहे हैं, कोई दूसरा हो सकता है कि नहीं कर रहा है, जो लुधियाना वाला फैक्ट्री वाला है, उसको कोई आइडिया नहीं है? इसमें रवि जी इशू ये है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो ग्लोबली अलाइंड है। बाकी जो रोज़गार हैं हिंदुस्तान में वो ग्लोबली अलाइंड नहीं है। तो हम लोग ग्लोबली अलाइंड हैं, तो हमें ग्लोबल नॉलेज है, ग्लोबल प्रैक्टिसेस क्या चल रही हैं, और हम ग्लोबल लेवल पे compete करते हैं। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि अपने दायरे में ही हैं, वो ग्लोबलाइजेशन से के बारे में जानना भी नहीं चाहते, समझना भी नहीं चाहते, और ग्लोबलाइजेशन को टक्कर भी नहीं देना चाहते। तो इसीलिए उनको आने वाले समय में प्रॉब्लम्स आने की काफ़ी बड़ी संभावना है। उनको पता ही नहीं है कि क्या आंधी आ रही है। हाँ, दुनिया में क्या आंधी चल रही है। आंधी तो चली गई, उन्होंने महसूस नहीं करी। ये हकीकत है, रोबोट अब रियलिटी है ना? इंडस्ट्रियलाइजेशन है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन है, ऑटोमेशन है, इंटरनेशनल लेवल की क्वालिटी, इंटरनेशनल लेवल की प्रोडक्टिविटी, इंटरनेशनल लेवल के प्लांट्स, इंटरनेशनल लेवल की हर चीज़ सभी इंटरनेशनल लेवल की हो जाएगी। और जो लोग इसकी तरफ नहीं बढ़ेंगे
उनको परेशानी की संभावना है। अजय आप कुछ कह रहे मैं हैं? ऐड करना चाहूँगा, जैन साहब ने जैसे कि कहा है कि इंटरनेशनल प्रेशर जो है, तो पिछले साल हमारे देश में तकरीबन हमने 37 लाख गाड़ियाँ बनाई। 37 लाख कार देश में मैन्युफैक्चर हुआ हमारे यहाँ पे, जिसमें से कि 30 लाख गाड़ियाँ हमने देश में कंज्यूम किया, देश में बेचा कंपनीज ने। बट जो 7 लाख गाड़ियाँ थी वो हमने एक्सपोर्ट किया यहाँ से। तो तकरीबन आप मान लीजिए 20% जो हमारा जो प्रोडक्शन है गाड़ियों का वो हम एक्सपोर्ट करते हैं 100 से भी ज़्यादा देशों में। अब तो यूरोप में भी जाने लगी है, जापान में भी यहाँ से गाड़ियाँ जा रही है, अफ्रीका में जा रही है, ऑस्ट्रेलिया में जा रही है। तो अब इनको अगर बाहर में भी सप्लाई करना है, क्योंकि कैपेसिटीज़ हमने बहुत लगा ली यहाँ पे, लोगों ने सोचा कि मार्केट बहुत ग्रो करेगा, बट मार्केट उतना ग्रो किया नहीं। तो अब लोगों का एक्सपोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है। काफ़ी ऐसे कंपनीज हैं जो कि देश में जितना नहीं बेचती है उससे बहुत ज़्यादा बाहर एक्सपोर्ट करती है। आप निसान का एग्जांपल ले लीजिए, आप फोर्ड ले लीजिए, आप फोक्सवैगन ले लीजिए, ये देश में नहीं बेच पा रही, ये एक्सपोर्ट करती है। तो इनके लिए उस लेवल का प्रोडक्ट बनाना जो कि उनके प्लांट्स बाहर में भी बनाते हैं, क्योंकि ये सब ग्लोबल कंपनी है, इनके प्लांट्स अक्रॉस दी वर्ल्ड है। तो अगर इनकी प्लांट अगर चाइना में है तो इनको उस लेवल का क्वालिटी बना करके देना है ताकि वो एक्सपोर्ट कर सकें।